बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के जो अलग अलग कॉजेज़ हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन पे थे, जहाँ पे हमने ये कुछ मेजर इश्यूज़ या कुछ मेजर रीज़न्स देख लिए थे, राइट? जिनके बारे में हमने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखा था। हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन ये एक सबसे मेजर फैक्टर है बच्चों। इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि अगर कोई ऑर्गेनिज़्म अपने किसी नेटिव प्लेस पे रहता है और आपने उसे वहाँ से निकाल कर किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उसके आसपास होने वाले जो प्रेडेटर्स हैं वो अलग हो जाएंगे। उन प्रेडेटर्स के लिए हो सकता है कि मेरे इस एनिमल के पास फाइट करने के लिए अपेंडेजेस ना हो या इसने अडेप्टेशंस न ले रखे हों, तो उस केस में इसे स्ट्रगल करना पड़ सकता है। सो प्रेडेटर्स चेंज हो जाएंगे, फूड एंड वाटर का सप्लाई चेंज हो जाएगा, है ना। और इसी रीज़न से हैबिटेट लॉस जब भी होता है तब किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक नई हैबिटेट में सरवाइव करने में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं। अनदर वन इज़ फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है बच्चों, कोई एक बड़ा सा हैबिटेट है, सपोज़ कोई एक बड़ा सा फॉरेस्ट है, आपने इस फॉरेस्ट के छोटे छोटे हिस्सों को यूज़ कर लिया, खुद की यूटिलिटी के लिए, खुद के पर्पस के लिए आपने इन्हें यूज़ कर लिया। ओवरऑल एज एन आपके पास पूरा एंटायर फॉरेस्ट था, मतलब एनिमल्स के पास, लेकिन हमने हमारे रीज़न से, हमारे पर्पस से क्या किया, उस फॉरेस्ट की कुछ कुछ ज़मीन को अपने पर्पस के लिए यूज़ कर लिया। और ऐसा करने के कारण क्या हो गया कि हमारे पास जो बड़ा हैबिटेट था वो टुकड़ों में बट गया। इसे हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है बेटा पीसेस में कन्वर्ट हो जाना। तो जो बड़ा सा हैबिटेट है वो टुकड़े टुकड़े में ब्रेक हो जाता है। दैट इज़ व्हाट इज़ रेफर्ड एज फ्रैगमेंटेशन। द नेक्स्ट इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। कई बार क्या होता है, हम कुछ एनिमल्स को एक्सेसिवली यूज़ करते हैं, या तो उनकी ट्रेडिंग के लिए हम उन्हें यूज़ करते हैं या फिर उन्हें हम एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। एंड इन दैट केस वी डोंट सी दैट द ऑर्गेनिज्म इज सफरिंग, isn't it? We are killing those organism, we don't see that. कई बार क्या होता है बच्चों, जैसे कोई एक एनिमल है जिसका फ़र बहुत अच्छा है, सपोज़ मैं याक की बात करूँ, उसका फ़र बहुत अच्छा है, तो अगर उसको मैंने हंट कर दिया उसके फ़र के लिए, उसके फ़र को ऑब्टेन करने के लिए, सो दैट विल बी एन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दैट एनिमल। तो हम स्किन के लिए, फ़र के लिए, मीट के लिए इन एनिमल्स को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं। जितना करना चाहिए उससे एक लेवल हायर जाके हम इन्हें एक्सप्लॉइट कर देते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, सॉरी, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, इसके भी हमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं। जो ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में सक्सेसफुली अभी तक सरवाइव करता रहा है, वो ऑर्गेनिज्म उसी नेचर में ज़्यादा बेटर अडेप्ट कर पाया है, और इसीलिए वो अपने प्रेडेटर्स को उसी एरिया में ईजिली मार सकता है, उनसे बच सकता है। आई मीन मार तो नहीं पाएगा शायद मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन बच सकता है। लेकिन अगर आपने वहाँ पे कोई ऐसी स्पीशी डाल दी जो उस जगह को बिलोंग नहीं करती थी, तो जो वहाँ के इन्हेबिटेंट्स थे, जो नेटिव इंडिविजुअल्स थे, वो इस नई स्पीशी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, और इसीलिए इस नई स्पीशी के ऊपर वो, इन नई स्पीशी से वो अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई एलियन स्पीशीज़ हमेशा, जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो वहीं पे रहने वाली स्पीशीज़ हैं, उनके लिए हमेशा खतरा होते हैं। ये अननोन है ना, अननोन है, तो हमने इनके लिए अडेप्टेशंस नहीं डेवलप किए, और अडेप्टेशंस नहीं डेवलप किए तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने आप को सेफ गार्ड भी नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है आपको टाइम लग जाए, राइट? इसके भी एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं। को एक्सटिंक्शन, ये भी एक रीज़न है। अगर एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होता है तो उस पर जो डिपेंडेंट दूसरी वैरायटी है वो भी साथ के साथ एक्सटिंक्ट हो जाती है। अगेन वी वुड बी गोइंग टू सी द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस ऑल्सो। ये तीनों को हमें डिटेल में डिस्कस करना है बच्चों, और इन तीनों पर बेस्ड नीट में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे ये सारे पॉइंट्स। हम वन बाय वन एक एक पॉइंट की तरफ चलेंगे। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, इसमें हमारे पास जो सबसे बड़ा उदाहरण हमारी एनसीईआरटी कहती है बेटा, वो आपको ध्यान रखना है, इजी है, आसानी से याद हो जाएगा, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ अमेज़न फॉरेस्ट। अमेज़न फॉरेस्ट को हम लंग्स बोलते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे ट्रीज़ हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और इनसे हमें जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो बहुत कांस्टेंट है, बहुत ज़्यादा है।
इसीलिए इन फॉरेस्ट को हम लंग्स का दर्जा देते हैं, लंग्स से कंपेयर करते हैं। इन फॉरेस्ट को हमने बीफ कैटल को रेज करने के लिए, क्योंकि हमें मीट चाहिए था, हमने हमारी रिक्वायरमेंट्स के कारण इन फॉरेस्ट की लैंड को काफ़ी हद तक खुद के लिए यूज़ कर लिया। बीफ कैटल को डेवलप करने के लिए, उसे वहाँ पे रेज करने के लिए वहाँ की ज़मीन उपयोग में आने लगी, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस फॉरेस्ट वॉज एक्सप्लॉइटेड। इवन बच्चों, सोयाबीन का कल्टीवेशन जो था उसके लिए भी इन फॉरेस्ट को यूज़ किया गया। सोयाबीन को मास स्केल पे, लार्ज स्केल पे कल्टीवेट करने के लिए हमने इस लैंड को यूज़ किया, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म वॉज लॉस्ट, एंड ग्रेजुअली वो ऑर्गेनिज्म भी सफ़र करने लगे। तो अमेज़ोन फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस बात का कि हमने फ्रैगमेंटेशन किया है, हमारी जो हैबिटेट थी, मतलब एनिमल्स की जो हैबिटेट थी, उसको हमने ब्रेक किया है, फ्रैगमेंट्स किया है, आइदर ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट करने के लिए या एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए, वॉट एवर यू से। द अनदर रीज़न जो, या अनदर इम्पैक्ट जो इस प्रोसेस के कारण या हमारी इस एक्टिविटी के कारण हुआ बेटा, वो था पॉल्यूशन। आपने जैसे जैसे फॉरेस्ट को कट डाउन किया, ये मेरे पास बहुत सारे ट्रीज़ थे, तो ये ट्रीज़ क्या कर रहे थे, बहुत सारी ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहे थे। ये ऑक्सीजन साइकिल में पार्टिसिपेट कर रही थी। ऑल्दो ऑक्सीजन का लेवल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेंटेन था, 21% ही मेंटेन था, लेकिन दिस वाज द फ्रेश ऑक्सीजन विच वाज अवेलेबल टू द एंटायर पॉपुलेशन इन द नियर बाय एरियाज, राइट। लेकिन हमने जब इन ट्रीज़ को कट डाउन कर दिया तो मेरे पास इस ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो बंद हो गया, और ऑक्सीजन का सप्लाई बंद होने से, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तब भी था बेटा जब फॉरेस्ट थे, कार्बन डाइऑक्साइड अब भी है जब फॉरेस्ट है। बस फ़र्क कितना पड़ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे जिस गैस की ज़रूरत पड़ती थी, अब वो कम हो चुकी है। नाउ दिस इज़ लेस एंड दिस CO2 इज़ मोर। तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमने इसे नाम क्या दे दिया, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इंक्रीज़ होने के और भी कई रीज़न्स हैं। हम जो ऑटोमोबाइल्स यूज़ करते हैं उनके भी कारण पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ हो रहे हैं। तो एक तरफ तो आप CO2 का लेवल बढ़ा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, दूसरी तरफ आप प्लांट्स को कट करके ऑक्सीजन का लेवल गिराते जा रहे हैं। इन दोनों कारणों के कारण क्या हुआ है, जो पॉल्यूशन का लेवल है वो उस पर्टिकुलर जगह पे काफ़ी राइज़ हो चुका है। आप ज़रा इंडिया में दिल्ली के बारे में सोचिए, आपको पता है दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल कितना हाई है, और उस हाई पॉल्यूशन लेवल के कारण वहाँ पे सीजनल वेरिएशंस कितने ज़्यादा एक्सट्रीम पे पहुँच गए हैं, विच इज़ रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो, इज़न्ट इट। तो ये सब इसी रीज़न से है कि हमने फॉरेस्ट को छोटी छोटी लैंड्स में ब्रेक किया हमारी यूटिलिटी के हिसाब से, और इसके कारण क्या हुआ, ओवरऑल वहाँ पे फ्रैगमेंटेशन हो गया। सो पोल्यूशन इज द इम्पैक्ट। लेट अस टॉक अबाउट वन ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंटेंट वी हैव डिस्कस्ड टिल सो फार. Which of the following is the most important cause for animals and plants being driven to extinction? एक्सटिंक्ट होने का मेजर रीज़न क्या है पूछा जा रहा है आपसे। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ड्रॉट, फ्लड्स, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स। जस्ट थिंक अबाउट द क्वेश्चन फॉर अ व्हाइल। So I hope you can make out droughts and floods are the indirect cause. सबसे पहला और सबसे डायरेक्ट कॉज जो है जिसके कारण हैबिटेट का लॉस हुआ है, फ्रैगमेंटेशन हुए हैं, इट इज़ नथिंग बट एक्सटिंक्शन हुआ, इट इज़ नथिंग बट हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, जिसके कारण ड्रॉट आया है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हमारा पर्पस था, और एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन भी हमारा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंसी है, हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट है, इकोनॉमिक बूम के लिए हमने ये सारी एक्टिविटीज़ की हैं। सो द डायरेक्ट आंसर और द डायरेक्ट कॉज इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। सो द आंसर इज ए. Now let us talk about exploitation. Need turns to greed. आपकी जितनी ज़्यादा इच्छाएं होंगी आपका लालच उतना ही बड़ा हो जाएगा। कितना अच्छा है ना बच्चों, ये लालच अगर हम हमारी पढ़ाई की तरफ दिखा दें
अगर हम ये लालच करना शुरू कर दें कि मुझे बहुत अच्छा स्कोर लाना है, मुझे नीट क्वालिफ़ाई करना है, मुझे स्कूल एग्ज़ाम्स में टॉप करना है, तो कितना अच्छा लालच होगा ये हमारे लिए। लालच कभी-कभी अच्छा भी होता है, राइट? तो ये जो लालच है, इसके कारण आपने नेचर को बहुत ज़्यादा लेवल पे एक्सप्लॉइट किया है। लेट अस सी हाउ वी हैव डन दैट। स्टीलर, सी काऊ, पैसेंजर पिजन बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमन्स। मैं दोनों के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करूँगी। दिस इज़ हाउ स्टिलर सी काऊ लुक्स लाइक एंड दिस इज़ व्हाट इज़ पैसेंजर पिजन। ये दोनों ही एनिमल्स मेरे लिए काफ़ी यूटिलिटी वाले रहे हैं। एक-एक करके डिस्कस करते हैं। ये स्टीलर सी काऊ है, आप देख सकते हैं इसका साइज़ काफ़ी हैवी है, इसमें बहुत पॉजिटिव बयोंसी है, मतलब ये अपने आप को सबमर्ज्ड रख सकता था। इसका हेड कंपैरेटिवली छोटा था, आप देख सकते हैं पिक्चर में क्लियरली विजिबल एंड बॉडी साइज़ वाज वेरी मैसिव। इसके कारण ये एनिमल काफ़ी नज़र में आया उन लोगों के जो नॉन वेजिटेरियंस थे। तो जो सेलर्स थे, अलग-अलग टाइप के सेलर्स एंड फन ट्रेडर्स सॉरी, अलग अलग टाइप के सेलर्स एंड फर ट्रेडर्स जो फर के लिए इन एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करते थे, सी सेलिंग के टाइम पे उनकी नज़र इसके ऊपर पड़ी। इसका स्किन के नीचे बहुत सारा फैट है, तो इट वॉज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मीट, राइट। और हैवी एनिमल एक भी आपको मिल गया तो काफ़ी हद तक आपको जो है कमर्शियल एस्पेक्ट्स जो हैं वो बेनिफिट में चले जाएंगे, आपके प्रॉफिट में चले जाएंगे। तो स्टीलर सी काऊ को ये सेलर्स ने और ट्रेडर्स ने ही हंट किया, मार डाला, एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीशी, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू इज पैसेंजर पिजन, जो कि डव बर्ड के जैसा दिखाई देता है। उसका जो बॉडी साइज है आप देख रहे होंगे, तो इट लुक्स लाइक डव बर्ड, राइट। डव इज अ काइंड ऑफ बर्ड, कॉमन बर्ड है, आपकी लोकेलिटी में भी आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओके। अब ये जो मेरा पैसेंजर पिजन था, इसको अब आपको कंपैरिजन अगर करेंगे तो उसमें कंपैरेटिवली मीट का साइज़ बहुत कम है और इसमें काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टिल इट वाज हंटेड। उसका रीज़न सिर्फ इतना था बच्चों कि उसको भी मीट के लिए किया गया, एग्स के लिए किया गया। एंड अनदर रीज़न वाज, सिर्फ दिस वाज नॉट द रीज़न ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन, देयर वाज वन मोर रीज़न, और वो ये था कि ये जहाँ पर अपने एग्स ले करते थे, वहाँ पे इनकी कंपटीशन जो लोकल पिजन्स होते थे उनसे काफ़ी बढ़ गई, और ऐसा कंटिन्यूसली होते रहने के कारण इनकी पॉपुलेशन कम होती गई। जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन कम होती गई, इन्हें ब्रीडिंग के चांसेस भी कम मिलने लगे, क्योंकि नेक्स्ट जो मतलब नेक्स्ट जो जेंडर है, ऑपोजिट जो जेंडर है वो अवेलेबल नहीं था, पॉपुलेशन वाज ऑलरेडी लेस। ऐसा करते 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 धीरे धीरे ये एक्सटिंक्शन पे ही चले गए। तो दीज वर द मेजर रीजंस ऑफ एक्सटिंक्शंस ऑफ दीज एनिमल्स। उनमें से प्राइमरी कॉज जो उनके आपस की कॉम्पिटिशन है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट हमारा जो पर्पस था, हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन था इनको लेकर, इनके मीट को कंज्यूम करने को लेकर, वो मेजर रीज़न था इन सब के एक्सटिंक्शन का, राइट। नाउ देयर इज अनदर फैक्टर विच इज कॉल्ड एज एलियन स्पीशीज इन्वेजन। नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया, ये लेक विक्टोरिया जो कि ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है, वहाँ पे इसे इंट्रोड्यूस किया, और ऐसा ऑब्जर्व किया हमने कि देयर वाज ऑलमोस्ट एन एक्सटिंक्शन ऑफ 200 स्पीशी ऑफ सिक्लेट फिश इन द लेक, राइट। विक्टोरिया लेक जो साउथ अफ्रीका, सॉरी ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है, यहाँ पे एक फिश को इंट्रोड्यूस किया गया विच इज़ नाइल पर्च। नाइल पर्च फिश जो है ना बच्चों, ये एक कार्निवोर फिश है, थोड़ी सी बड़ी है, कार्निवोर या एग्रेसिव फिश है। इवन इसमें कैनिबालिज्म भी देखा गया है, इट इज इवन कैनिबाल। अब आप देख सकते हैं, अगर किसी एक स्पीशी में या किसी एक फिश में इतने सारे जो कहना चाहिए जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, तो ये दो ट्रेट्स तो डेफिनेटली दीज टू ट्रेट्स आर हार्मफुल फॉर अदर स्पीशीज, राइट। ऑल्दो जो नाइल पर्च है, इस नाइल पर्च को युगांडा, केन्या, इन जगहों पे इंट्रोड्यूस किया गया था। लेक में इसे एक्वाकल्चर के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड इट वाज फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक बूम, क्योंकि इस फिश से हमें बहुत सारा मार्केट ओपन हो रहा था, हम इसे काफ़ी इजीली सेल आउट कर पाते थे, और इवन जो लोकल फिशरमैन थे वो भी इसे कैच करके, वो तो कैचमेंट
मेथड यूज़ करते हैं। तो वो जो लोग हैं, फिशरमैन्स हैं, वो इसे पकड़ कर कैच करके और फिर इसे सेल करते थे। लेटर वी रियलाइज़ कि इस फ़िश की बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है, तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया वहाँ के लेक्स में सो दैट इसको रेज़ किया जा सके थ्रू एक्वाकल्चर टेक्निक्स। और ये हुआ भी। हमने इसे काफ़ी हद तक रेज़ कर लिया और इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बूम हमें दिख गया। हमें बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने लग गए, तो और एनकरेजमेंट होता गया। एज़ वी डिस्कस्ड, जितना ज़्यादा आपकी नीड होगी उतनी ही ग्रीड होगी। हमने नीड्स बढ़ा दी तो ग्रीड्स बढ़ गई। ग्रीड्स बढ़ गई तो हमने और तरीके खोजना शुरू कर दिए कि हमें इन फिशेस को कैसे बढ़ाना है। सो वी स्टार्टेड रेजिंग देम इन द कल्चर्स, एक्वा कल्चर्स। ऐसा करने से जो मेरी वहाँ की नेटिव है ना, सिक्लेट फिश जो है वहाँ की नेटिव फिशेस हैं, है ना, ये फिशेस को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कोई प्रेडेटर, नाइल पर्च जैसा कोई प्रेडेटर इनको मिल जाएगा। और इन फिशेस ने अपने आप को वैसा डेवलप नहीं कर रखा था कि ये उसके साथ फाइट कर सकें और उससे ओवरकम कर लें अपने आप को, या अपनी प्रॉब्लम को, या अपने आप को सेफ गार्ड कर लें। तो ये क्यों एक्सप्लॉइट हो गए, सिक्लेट फिश क्यों एक्सप्लॉइट हो गए? क्योंकि इनके पास नाइल पर्च से बचने के लिए कुछ अपेंडेजेस नहीं रहे थे, बनाए नहीं थे, इन्होंने डेवलप ही नहीं किए थे। एंड नाइल पर्च एक डोमिनेटिंग स्पीशी है जो कि कार्निवोर प्लस कैनिबालिज्म शो करती है, स्मॉलर फिशेस को बहुत ईजिली वहाँ से गायब कर देती है। यही रीज़न था कि लगभग उस लेक की 200 स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म होने लग गई, राइट। और ये जो 200 स्पीशीज़ हैं सिक्लेट फिश की, ये जब वहाँ से ख़त्म होने लग गई, जब हमारा ध्यान गया, देन वी कुड रियलाइज़ कि ये जो है ये एक डोमिनेंट प्रेडेटर है और इस प्रेडेटर को यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए, राइट। ये मेजरली केन्या, युगांडा, इन सभी जगहों पे इंट्रोड्यूस हुआ था। इंडिया में ये चीज़ नहीं हो पाई थी, अच्छा ही हुआ नहीं हो पाई थी, बट देन दिस केस स्टडी वॉज फ्रॉम युगांडा, है ना। This is the reason why we just started withdrawing this species from the lakes, from the Lake Victoria. There are more alien species जैसे पार्थेनियम है, which is commonly called as गाजर घास और कैरेट ग्रास, राइट। ये ग्रास बहुत ज़्यादा एलर्जिक है और एनिमल्स इवन दे डोंट ग्रेज इट, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक फील होती है। हमारे लिए भी ये एलर्जिक है। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कि जब इस स्टेज में होता है ना, तब ये पॉलिनेशन स्टेज में है, और अगर आपने इसका ये स्टेज आने दिया तो ये जो फ्लावर्स हैं इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होके सीड्स बन जाएंगे, दे विल गेट डिस्पर्स्ड, और डिस्पर्स होने के बाद ये और तेज़ी से फैलेगी। कैरेट ग्रास बहुत रैपिडली ग्रो करने वाली एक वाइल्ड ग्रास है, एक वीड है, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे रेगुलर क्रॉप्स के ऊपर हुआ जो इसके प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पा रही थी। तो ये जो पार्थेनियम है, ये जो कैरेट ग्रास है, ये भी एक एलियन स्पीशी है, जिसे जब इंट्रोड्यूस किया गया तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि इसके कारण आसपास के एरियाज़ में जो है वो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जो स्पीशी थी, इस स्पीशी को ओवरकम करने के लिए, रिमूव करने के लिए ग्रेजुअली लोगों ने हैंड पिकिंग करके इसे वहाँ से रिमूव करना शुरू किया, या कुछ हर्बिसाइड्स को या वीडीसाइड्स को स्प्रे करके रिमूव करना शुरू किया। अभी काफ़ी हद तक हम इस कैरेट ग्रास को कंट्रोल कर पाए हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये कैरेट ग्रास इनिशियली जितने भी हर्ब्स और श्रब्स उस पर्टिकुलर एरिया में थे उनको ये डोमिनेट करता था, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट वॉज dominant species which was not allowing other species to grow properly, और इसीलिए हमने इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की। The another example is that of lantana और water hyacinth, जिसे हम आइकॉर्निया बोलते हैं। ये आइकॉर्निया जो है ये वाटर लॉगिंग कर देता था। आपको पता है, आप कहीं पे भी किसी जगह पे जाएं जहाँ पे ठहरा हुआ पानी है, पॉन्ड वाटर है, वहाँ पे ये आइकॉर्नियाज जो है वो फ्लोट करते हुए मिल जाएंगे, बहुत इजीली आप देख सकते हैं इन्हें। अगर ये आइकॉर्निया फ्लोट करते हुए आपको मिल जाए तो इमेजिन बिताइए, अगर किसी ऐसी जगह पे फंस गया जहाँ से पैसेज हो, तो ये पूरा उस चैनल को क्लॉग कर देगा। तो वाटर क्लॉगिंग इसकी एक प्रॉपर्टी है। दूसरा, दूसरे प्लांट्स को नहीं ग्रो करने देना, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। एंड तीसरा, अंदर सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत कम कर देता है। तो जो सबमर्ज्ड वाटर प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, दे कुड नॉट रिसीव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट, और इसीलिए वो प्लांट्स ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी रीज़न रहा इस प्लांट को
वापस से ओवरकम या इस प्लांट को रिमूव करने का। इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। इनिशियली इसे हमने इस मंशा से लॉन्च किया था बेटा कि इसके जो फ्लावर्स हैं बहुत सुंदर हैं, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, उन फ्लावर्स की ब्यूटी के कारण इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। लेटर वी रियलाइज कि इतना तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है कि ये तो दूसरे भी प्लांट्स को डोमिनेट कर रहा है, तब जाकर हमने इसे कंट्रोल करना शुरू किया, राइट। तो दीज वर द 2 more स्पीशीज़. You can just go through it. The one of the species Nile perch, another is carrot grass, and another is lantana or water hyacinth. Right? ये एलियन स्पीशीज़ के एग्जाम्पल है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलियन स्पीशीज़ का एक एग्जाम्पल और है जो हमें डिस्कस करना है, हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन कैटफिश, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं, साइंटिफिक नेम इज क्लैरियास गैरीपेनिस। ये भी एक्वाकल्चर की टेक्निक्स के लिए ही इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसे हमने जब इंट्रोड्यूस किया तब हमने ये देखा कि ये एक थ्रेट बन गया वहाँ पे रहने वाली लोकल कैट फिशेस के लिए। दिस वॉज अ थ्रेट। इसे इंडोनेशिया और वियतनाम में इंट्रोड्यूस किया था। इंडिया में तो अभी बैन है, इंडोनेशिया और वियतनाम में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जब इंट्रोड्यूस की गई, ये फ़िश जब इंट्रोड्यूस की गई, क्लैरिस ये थोड़ी सी बड़ी फ़िश होती है, तो इसने जो नीचे वाली छोटी छोटी सी हमारी फ़िशेज़ हैं उन सब कैट फिशेज़ को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। ये भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग प्रेडेटर है। इंडिया में तो ये बैन हो चुकी है। इनिशियल जो केस स्टडी था, ये केस स्टडी वियतनाम का था, इंडोनेशिया का था, जहाँ पे इस फिश ने वहीं पे लेक्स में रहने वाली जो नॉर्मल फिशेस थी उनके ऊपर अटैक करके उन्हें मारना शुरू कर दिया था, डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। तो जो इंडिजिनस कैट फिशेस हैं उन्हें बचाने के लिए हमने इस फिश को फिर वहाँ से रिमूव किया। अगेन द पर्पस वाज सेम। हम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़िश कल्चर करते थे और फिशरीज से बहुत ज़्यादा फूड ऑब्टेन करते थे, तो ऐसा करने के लिए हमने इस फिश को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। बट देन लेटर वी फाउंड दैट हियर इट स्टार्टेड डोमिनेटिंग अदर स्पीशीज एंड हेंस इट वाज रिमूव्ड, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है बेटा कि अगर कोई एक स्पीशी एलिमिनेट होती है तो उसके साथ दूसरी स्पीशीज़ भी एलिमिनेट होना शुरू हो जाती हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उस मामले में संभव है जहाँ बहुत पक्की यारी हो, पक्की दोस्ती हो। एक दोस्त दुखी है तो दूसरा भी हो जाता है, एक बहुत खुश है तो दूसरा भी खुश हो जाता है, इज़न्ट इट। ये बिल्कुल आप वैसा ही केस समझ लीजिए जहाँ पे अगर कोई एक स्पीशी ए है तो वो सपोर्ट में रहती है बी स्पीशी के। जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ, एल्गी एंड फंजाई, इन दोनों का रिलेशन है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो एल्गी और फंजाई जो है, इन दोनों का आपस में रिलेशन जो है दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है ये दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिशियल या दोनों स्पीशीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। ये फंगस के लिए भी फ़ायदेमंद है, ये एल्गी के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर फंगस एलिमिनेट होता है तो एल्गी भी हो जाएगा, एल्गी एलिमिनेट होता है तो फंगस भी हो जाएगा, इज़न्ट इट। क्योंकि लाइगन इज़ एन एसोसिएशन। ये तो मैंने एसोसिएशन की बात की, यहाँ पे तो आपको इजीली समझ में आ गया। लेकिन अब मैं दो अलग अलग स्पीशीज़ की बात करूँगी जो रहते भी अलग अलग हैं, जिनके बीच में हमेशा के लिए परमानेंट सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं है। दे मीट टेम्पररली और उस समय पे दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंडशिप है, एक्सचेंज होता है, एंड देन दे डिपार्ट ग्रेजुअली। अब अगर मेरे पास दो स्पीशीज़ हैं, सपोज वन इज़ ए एंड अनदर इज़ बी। इमेजिन कीजिए ए एक टाइप ऑफ प्लांट है एंड बी जो है वो इस प्लांट का पॉलिनेटर है। तो A इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट एंड B इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिनेटर। तो इस प्लांट को पॉलिनेट करने के लिए आई हैव अ स्पीशी विच इज़ कॉल्ड एज B, राइट। अब अगर ये कंपल्शन हो बच्चों कि ए प्लांट के पोलन ग्रेन्स को B ही पॉलिनेट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, तो बट ऑब्वियसली बात हो जाएगी ना कि मुझे दोनों को संभाल के रखना पड़ेगा। ए गया तो B भी चला जाएगा, क्योंकि B डिपेंडेंट है फूड के लिए ए पे। बी गया तो ए भी चला जाएगा, क्योंकि ए डिपेंडेंट है बी के ऊपर पॉलिनेशन के लिए। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम को एक्सटिंक्शन कहते हैं। को एक्सटिंक्शन का मतलब है अगर एक स्पीशी एक्सटिंक्ट हो गई तो साथ के साथ दूसरी स्पीशी भी क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी।
सो दिस इज़ हाउ को इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म है, जहाँ पे जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। फिग ट्री होता है ना जो बेटा, अंजीर है ना, जैसे गुलर जो है वो अंजीर की ही एक वैरायटी का प्लांट है। तो इन प्लांट्स की खासियत है बेटा कि जंगल में जब ये प्लांट्स फ्रूटिंग पे आते हैं तब उस समय दूसरे प्लांट्स फ्रूट्स नहीं बना रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए सारे ऑर्गेनिजम्स की डिपेंडेंसी इन्हीं प्लांट्स के ऊपर हो गई अपने खाने के लिए। अब अगर ये प्लांट अपने पॉलिनेटर्स को बेनिफिट न दें, आप 12th क्लास में अभी एक चैप्टर में पोलन रिवॉर्ड्स पढ़ेंगे, तो पोलन रिवॉर्ड्स ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन में वी विल बी डिस्कसिंग। तो वहाँ पे अगर हमारा प्लांट पोलन रिवॉर्ड्स न दे तो क्या कोई भी वास्प आके उसे पॉलिनेट करना चाहेगा? नहीं। एक स्पेसिफिक वास्प है जो वास्प हमारे फिग ट्री को पॉलिनेट करता है, कोई दूसरा वास्प उसे पॉलिनेट नहीं करता। प्लस दूसरा कोई फिग ट्री या फिग ट्री जो है वो एनिमल्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन करवाता भी नहीं है। फ्लावर या फ्रूट इतने टिपिकल होते हैं कि उनके अंदर यही वास्प की एंट्री पॉसिबल है, और दोनों के बीच में एक म्यूचुअलिज्म है, दोनों बेनिफिटेड होते हैं। इसीलिए अगर एक गया तो दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ द रीज़न वाई दिस प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म इज़ एन एग्जाम्पल, perfect example of co-extinction, right? So if one is missed, another will also be get missed out. Let us talk about biodiversity conservation now. अगर हम जनरेशन्स, फ्यूचर जनरेशन्स को भी डाइवर्सिटी देना चाहते हैं, उन्हें भी नए नए स्पीशीज़ दिखवाना चाहते हैं, तो हमें इन स्पीशीज़ को कंजर्व करके रखना पड़ेगा, हमें इन्हें प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। आप जितना इन स्पीशीज़ को प्रिजर्व कर पाएंगे उतना ही आप लॉन्ग रन में इकोसिस्टम को या नेचर एनवायरनमेंट को बैलेंस कर पाएंगे, राइट? सो प्रोटेक्शन, अपलिफ्टमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू डिराइव सस्टेनेबल benefits of present and future generations. सस्टेनेबल बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है बेटा? सस्टेनेबल बेनिफिट्स मतलब मेरे लिए तो उपयोगी है ही, मैंने तो उसका उपयोग कर ही लिया है, मेरे साथ के साथ दूसरी जनरेशन्स भी इसका उपयोग कर पाए। तो आपने नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज को इतना जुडिशली यूज़ किया है कि आप भी उसको यूज़ कर पा रहे हैं और आपकी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो इक्वली अवेलेबल है। प्लस इन दोनों स्थितियों के बावजूद भी इकोसिस्टम में कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी कंजर्व दीज वेराइटीज़, वाई बायोडाइवर्सिटी नीड्स टू बी कंजर्व्ड, राइट? अब अगर मैं इन्हें कंजर्व करने की मेथड्स के ऊपर डिस्कशन करूं तो आई हैव टू मेजर मेथड्स वेयर आई मीन विद द हेल्प ऑफ विच आई कैन कंजर्व दीज स्पीशीज़। एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। दोनों क्या मेथड्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, लेट अस टॉक अबाउट दैट। हम स्पीशीज़ के कंजर्वेशन के लिए दो मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, एक इन सीटू कंजर्वेशन है और एक एक्स सीटू कंजर्वेशन है। तो इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन दोनों हैं क्या, हम पहले ये समझ लेते हैं। देखिए बेटा, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब जो ऑर्गेनिजम्स का या एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है, आप वहीं पे उन ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व कर रहे हैं, वहीं पे आप उन्हें ग्रो करवा रहे हैं। और एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब है आपने उन्हें अपने नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर उन्हें ज़ू में या और कोई दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हों आपके पास, आपने उन्हें वहाँ पर ग्रो या वहाँ पर रखना शुरू कर दिया है। तो इन सीटू कंजर्वेशन मतलब वो एनिमल्स नेटिव प्लेस पे ही हैं और वहीं पे आप उन्हें कंजर्व कर रहे हैं, पूरा माहौल, पूरा एनवायरनमेंट नेचुरल है, नथिंग इज़ आर्टिफिशियल देयर। और एक्स सीटू कंजर्वेशन से हमारा मतलब है बेटा जहाँ पे आपने इन एनिमल्स को निकाल कर किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट किया है और वहाँ पर आप इन्हें ग्रो करवा रहे हैं या वहाँ पे आप इन्हें अलाउ कर रहे हैं ग्रोथ के लिए। देखिए, ये जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं, इनको या ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व करने के हमारे पास बहुत अलग अलग रिसोर्सेज हैं। एनसीईआरटी में ये चीज़ इतनी ज़्यादा डिटेल में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं कुछ नई टर्म से आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी, ईजी है इसीलिए हम देख रहे हैं।
इन सीटू का मतलब जहाँ पे आप उनके नेटिव प्लेस पे कंजर्व कर रहे हैं उन्हें आप बाहर जाने के लिए या कहीं वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह नहीं ले जा रहे हैं, तो ये हमारे पास कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ हो गए, जैसे नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, सेंचुरीज़ हैं, और इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व में फर्दर क्लासिफिकेशन है मेरे पास टेरेस्ट्रियल और मराइन बायोस्फीयर रिजर्व्स। अगर मैं बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करूं तो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जहां पे हम एनिमल्स को उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में प्रिजर्व या कंजर्व करते हैं। मेरे पास इनके कुछ फिक्स नंबर्स भी हैं जो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं, सेंचुरीज़ कितनी हैं हमारे पास। XC2 कंजर्वेशन की तरफ पहले चलते हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा गिवन नहीं है, पहले समझ लेंगे हम। सीड बैंक, हमने अलग अलग प्लांट्स के सीड्स को बैंक के फॉर्म में स्टोर करके रखा हुआ है। ये बैंक्स स्पेशली ड्रॉट रेजिस्टेंट, फ्लड रेजिस्टेंट बैंक्स हैं, मतलब आप इन्हें एक्सट्रीम कंडीशंस में भी प्रिजर्व्ड ही देखेंगे। तो हमने इन्हें कुछ इस तरीके से डेवलप किया है बेटा कि कितनी भी एडवर्स सिचुएशंस आएँ ये बैंक्स इजीली डिस्टर्ब नहीं होने वाले, और ये जिस तरीके के हैं वैसे ही ये रहेंगे वहाँ पे। तो हमने कुछ सीड बैंक्स बनाए हैं। मोस्टली सीड बैंक्स में हम जो सीड्स हैं इन्हें काफ़ी लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। आप -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हैं इन्हें स्टोर करने के लिए, और हमने कई सारी स्पीशीज़ के सीड बैंक्स प्रिपेयर करे हुए हैं, कई सारी स्पीशीज़ के सीड्स को हमने स्टोर करके रखा हुआ है। ये जो सीड्स हमने प्रिजर्व किए हैं बच्चों या कंजर्व किए हैं, ये वैरायटी ऑफ प्लांट्स के हैं। आप चाहें तो कोई भी वैरायटी रख लें, वहाँ पे -20 पे वो सीड्स लेस मॉइस्चर कंडीशन में प्रिजर्व्ड रहेंगे, and seed banks are highly protected. Then we have cryopreservation. क्रायोप्रेजर्वेशन का मतलब होता है लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करना इन सीड्स को, और ये लगभग -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोर किए जाते हैं। यू कैन नोट इट डाउन। -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन पे हम इन सीड्स को स्टोर करके रखते हैं। आप एम्ब्रियोज को, ओव्यूल्स को, एंथर्स को, पोलन्स को, सीड्स को, सबको लेस मिनिमम मॉइस्चर लेवल पर लाकर उन्हें -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं। ये फ्रीजिंग पॉइंट से भी बहुत बिलो चले गए आप, इसलिए इसे हम क्रायो प्रेजर्वेशन कहते हैं, right? The another method or another technique is field gene bank. ये बड़ी अच्छी चीज़ है बच्चों। फील्ड जीन बैंक का क्या मतलब होता है? मैंने कुछ स्पेसिफिक लैंड्स ली हैं, उन लैंड्स पे मैं उन्हीं प्लांट्स को कल्टीवेट कर रही हूँ जिन्हें मुझे एजुकेशनल या रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है। फील्ड सीड बैंक्स में हम कई बार तो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी बना देते हैं ताकि मेरे प्लांट्स को एक नेचुरल एनवायरनमेंट फील हो। फूड चेन्स चलती रहें, और फूड चेन्स के चलते रहने के कारण हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता भी रहेगा और उससे सपोर्ट लेता भी रहेगा। तो ये जो फील्ड जीन बैंक्स हमने प्रिपेयर किए हैं, ये डायरेक्टली जो हमारा इन्वायरमेंट है वहीं पे हमने प्लांट्स को कंजर्व किया है। इनके जीन्स को हमने कैसे कंजर्व किया है? इन द फॉर्म ऑफ अ होल प्लांट, राइट। हमने इन जीन्स को निकाल कर किसी सोल्यूशन में कंजर्व या प्रिजर्व नहीं किया है। हमने जो प्रिजर्व किया है वो एंटायर प्लांट प्रिजर्व किया है इन द फील्ड्स, राइट। सो दैट इज व्हाट इज रेफर्ड एज फील्ड जीन बैंक। ओके, coming to the another category of XC2 conservation which is called as arboreta or arboraceum. आर्बोरेशियम एक तरीके का, मान लीजिए XC2 म्यूजियम है बेटा, आउटडोर म्यूजियम बोल सकते हैं आप इसे। इसका मतलब है मैंने प्लांट्स को बिल्कुल बाहर ओपन फील्ड में कल्टीवेट किया है, एंड दिस इज़ मेनली एप्लीकेबल फॉर टॉल ट्रीज़। लेकिन ये कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ आप टॉल ट्रीज़ को ही यहाँ पे लगाएंगे, आप चाहें तो छोटे प्लांट्स को, हर्ब्स, श्रब्स को भी लगा सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि फिर आर्बोरेशियम और बोटानिकल गार्डन में क्या डिफरेंस है? तो बेटा बोटानिकल गार्डन को एक पार्क के फॉर्म में डेवलप किया जाता है जहाँ पे लोगों की एंट्रीज अलाउड हैं।
जबकि आर्बोरेशियम या आर्बोरेटा जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल या रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ही लोगों को, मतलब साइंटिस्ट को अलाउ किया जाता है या टीम्स को अलाउ किया जाता है। इट इज़ नथिंग फॉर रिक्रिएशन, इट हैज़ टू डू नथिंग विथ रिक्रिएशन, राइट। ये जनरल पर्पज़ में रहेगा, सॉरी जनरल पर्पज़ में नहीं रहेगा, जबकि हमारा जो बोटानिकल गार्डन है वो जनरल पर्पज़ में भी रहेगा, राइट। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। zoological parks for animals as in zoo, aquaria for aquatic animals या aquatic plants के लिए, right। then we have sacred plants। सीक्रेट प्लान्स इंडिया में तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रचलन है बेटा कि हमने कई सारे प्लान्स को हमारी हिंदू माइथोलॉजी या हमारी माइथोलॉजी से जोड़ा हुआ है। किसी भी रिलीजन की माइथोलॉजी से जब आप इसे कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स कनेक्ट हो जाते हैं, और इन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स के कनेक्ट हो जाने से हमारे जो प्लान्स हैं वो सेक्रेड कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब अब इन प्लान्स को हम बहुत आराम से कंजर्व करते हैं, ये मानते हुए कि ये भगवान के कुछ हमें ब्लेसिंग्स हैं, राइट। अनदर इज़ होम गार्डन। होम गार्डन मोस्टली लोग अपने टेरेस पे प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टेरेस गार्डन, या वर्टिकल गार्डनिंग भी करते हैं, जहाँ पे आप जो है एक नेट पे हॉरिजॉन्टल पॉट्स लगा देते हैं, हॉरिजॉन्टली पॉट्स लगा देते हैं, और उनमें हम मोस्टली वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, ऐसे वेजिटेबल्स जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। तो होम गार्डन्स भी एक तरीके से कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी में जाता है, राइट। कमिंग बैक हियर, और अदरवाइज नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज वगैरह हम सब और थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट कंजर्वेशन। नाउ व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व दीज एनिमल्स, कुछ या प्लान्स इवन, कुछ हमारे पर्पजेज हैं बेटा। वन ऑफ द पर्पज इज नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, मतलब ये मेरे इकोनॉमिक वैल्यूज़ में जुड़ गए हैं, अब मैं इन्हें उपयोग कर रही हूँ क्योंकि मुझे इनसे कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। हो सकता है मुझे इनसे ऑयल की ज़रूरत हो सकता है मुझे इनसे सीरियल्स की, ग्रेन्स की ज़रूरत हो सकता है मुझे इनसे फाइबर, टिम्बर की, किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो इन सारे पर्पसेस के कारण, कंस्ट्रक्शन पर्पस, फायरवुड, फाइबर, लुब्रिकेंट्स, डाई, गम्स, रबर, लेटेक्स, रेजिन, पिगमेंट्स, इन सारी चीज़ों के लिए हम इन प्लांट्स को कंजर्व करना चाहते हैं। ये तो प्लांट के लिए हो गया। एनिमल के लिए ये नैरो यूटिलिटेरियन पर्पस नहीं आएगा। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन पर्पस जो है, इट इज़ प्योरली फॉर बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ प्योरली फॉर नेचर, इट इज़ प्योरली फॉर एटमॉस्फेयर, राइट। अमेज़ॉन फॉरेस्ट को, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे डिस्कस किया था, हम इसे लंग्स मानते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो जितना 20 पूरे एटमॉस्फेयर का जितना भी ऑक्सीजन है उसका 20% ऑक्सीजन तो सिर्फ हमारे अमेज़ॉन फॉरेस्ट ही दे देते हैं। हो गए ना ये हमारे लिए लंग्स, इसीलिए तो हमने इन्हें लंग्स की कैटेगरी दी है, क्योंकि इतने वाइड स्केल पे ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं बच्चों कि इनके आसपास का एनवायरनमेंट तो हमेशा पोल्यूशन फ्री ही रहता है। सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। पूरे एटमॉस्फेयर का जितना ऑक्सीजन है उसका 20% पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन फॉरेस्ट से ही रिलीज़ हो रहा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई वी आर रिलाइंग ऑन दीज फॉरेस्ट। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन पर्पस होता है। तो जेनेटिक कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, pollution control, oxygen release, all these are broadly utilitarian arguments, right? Pollination and aesthetic pleasures, जितने ज़्यादा हमारे पास प्लांट्स उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में रहेंगे उतना ही बेनिफिट पॉलिनेटर्स को भी मिलेगा और उतना ही पॉलिनेशन नेचुरल तरीके से भी होगा। तो पॉलिनेशन के लिए भी मैं डिपेंडेंट हूँ, एस्थेटिक प्लेजर्स के लिए भी मैं डिपेंडेंट हूँ। एथिकल आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं जिनमें हम फिलॉसफिकली या स्पिरिचुअली हर डाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि जो चीज़ें हमने देखी हैं, जिन स्पीशीज़ के कॉन्टैक्ट में हम आए हैं, इन स्पीशीज़ को हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन कर दें, इन्हें हम नेक्स्ट जनरेशन को भी दे दें, राइट। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जिसकी अपनी एक इन्नेट वैल्यू है, जो उसमें इनबिल्ट वैल्यू है, वो वैल्यू के लिए भी हम इन प्लांट्स को, एनिमल्स को कंजर्व करते हैं। और ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम इस बायोलॉजिकल लेगेसी को
हम हमसे अगली जनरेशन को भी पास ऑन करें। सो ये एथिकल यूटिलिटेरियन पर्पस हो गए। इन तीनों पर्पसेस के लिए हमें एक ही काम करना है कि इन ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है, फिर इन्हें कंजर्व करना है इनके नेचुरल हैबिटेट में। तो आप इन्हें इनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करें, प्रिजर्व करें, एंड दिस इज हाउ वी कैन कंजर्व देम। जस्ट लुक एट ऑल द पॉसिबिलिटीज हाउ वी कैन कंजर्व दीज एनिमल्स। जस्ट हैव अ लुक। हमारे पास टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, राइट। हॉटस्पॉट तो हमारे पास कई सारे हैं। इनमें से मेजरली जो हॉटस्पॉट हैं उन्हें मैं 4 की कैटेगरी में रखती हूँ। वाइल्ड फॉरेस्ट भी हमारे पास न्यूमरस हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़ में मेरे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो है वो लगभग 566 हैं। ये फिगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। वाइल्ड फॉरेस्ट हर स्टेट, हर सिटी के हिसाब से आपको अलग अलग मिलेंगे। देन वी हैव सेक्रेड ग्रूव, जैसे खासी एंड जयंतिया हिल्स जो कि मेघालय में है, अरावली हिल्स हैं, इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स हैं। ये जो हॉटस्पॉट है ना बच्चों, हॉटस्पॉट में भी हमारे पास ईस्टर्न हिमालयन रेंज, वेस्टर्न हिमालयन रेंज, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये हमारे पास मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया के, राइट। इंडिया में मेजरली 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। क्या मतलब है बच्चों इसका? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब है जहाँ पे आपको लोकल वेराइटीज़, एंडेमिक स्पीशीज़ आपको जहाँ पे मिलने वाली है। सो हॉटस्पॉट में यू विल गेट एंडेमिक स्पीशीज़, वैरायटी ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ जो यहीं मिलेंगी, इसके अलावा आपको दूसरी प्लेसेस पे नहीं मिलेंगी। So we have eastern western Himalayan range, western Ghats and Andaman Nicobar Islands as 4 major biological hotspots, biodiversity hotspot. कमिंग टू द बायोस्फीयर रिजर्व, ये एक बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें कुछ नेशनल पार्क्स भी इन्वॉल्व हैं। जैसे आप बायोस्फीयर रिजर्व, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, राइट। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो ये एक रिजर्व की भी कैटेगरी में आता है, काजीरंगा रिजर्व की भी कैटेगरी में आता है। सो वी हैव टोटल ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, और इन सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स में कुछ नेशनल पार्क्स भी इंक्लूडेड हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ ब्रॉडर टर्म जहाँ पे हमने ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व करके रखा है, प्रिजर्व करके रखा है, और उससे छोटा एरिया जो हो जाता है वो नेशनल पार्क हो जाता है, राइट। नेशनल पार्क मोस्टली आपको सिटी वाइज मिलेंगे। यहाँ पे ये जो नेशनल पार्क है जैसे थे वैसे ही उनके ओरिजिनल, उनके प्रिस्टाइन फॉर्म में हमने उन्हें रखा है, सो दैट एनिमल्स को एनवायरनमेंट एकदम नेचुरल मिले। ओके, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। कान्हा नेशनल पार्क इज़ वन ऑफ द नेशनल पार्क। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ वन ऑफ द सेंचुरी। ये सब प्रोटेक्टेड एरियाज़ की कैटेगरी में आते हैं। इनको अब हमने, जैसे एक बायोस्फीयर रिजर्व अगर आप लेंगे ना बच्चों, तो उसका एक ही कोई हिस्सा होगा जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू कैन नॉट एक्सप्लोर द एंटायर बायोस्फीयर रिजर्व बिकॉज देर आर मेनी प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। आई विल शो यू हाउ वी हैव कंस्ट्रक्टेड देम। सेक्रेड ग्रोव्स मतलब ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हमने इन प्लांट्स को हमारे पूर्वजों से, हमारे भगवान, देवी देवताओं से एसोसिएट किया है। हमारा ऐसा मानना है कि इन प्लांट्स से हमें बेटा सारी यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं, तो हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए, हमें इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर किसी प्लांट से नेचुरली ही फ्रूट ड्रॉप डाउन होता है तो आप उसे पिक कर लें। अगर किसी प्लांट की जो फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, वो ड्रॉप होती है तो आप उसे पिक कर लें। तो ये जो नेचुरली पिकिंग मेथड्स हैं इन्हीं पे हमने रिलाई किया है। वी डोंट वांट टू कट डाउन और फेल डाउन द ट्रीज। दिस इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेक्रेड ग्रूव्स, मतलब जहाँ हर प्लांट स्पीशी को हमने किसी भगवान, किसी देवी देवता से एसोसिएट किया है, सो दैट पीपल इन्हें एक बार एक्सप्लॉइट करने के पहले डरें, उनके मन में एक हिचकिचाहट हो,
राइट तो सेक्रेड ग्रूव्स हमारे पास इन रीजन्स में है। वेस्टर्न घाट तो हमारे यहाँ भाई बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रिच है। वेस्टर्न घाट का तो नाम आप कहीं भी लिख दें डाइवर्सिटी में हमेशा सही होगा। ईस्टर्न हिमालयन रेंज, वेस्टर्न हिमालयन रेंज, ये बहुत परफेक्ट बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स हैं हमारे यहाँ के। इसके अलावा अंडमान निकोबार तो है ही, दैट यू ऑलरेडी नो। सो ऑल दीज आर द सेक्रेड ग्रूव्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है यहाँ। एक हमारे पास हॉटस्पॉट जो है वो सेलुलर हॉटस्पॉट भी होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दिस इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड देन वी हैव बायोस्फीयर रिजर्व्स, right? So this is how we can conserve all these animals or organisms in situ. in situ मतलब उनके natural form में ही उन्हें conserve किया, उन्हें वहाँ से disturb नहीं किया, वहाँ से displace नहीं किया, right? Now When I talk about बायोस्फीयर रिजर्व, तो किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व को जब हमने बनाया है तो उसे एक माइंडसेट के साथ बनाया है बच्चों। ऐसे रैंडमली नहीं बोल दिया कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है। हमने वहाँ पे कुछ ही एरिया छोड़ा है जो लोग उसे एक्सप्लोर कर सकें। हमने पूरे एरिया को लोगों को नहीं सौंप दिया कि भाई जाइए और किसी भी नेशनल पार्क में, किसी भी फॉरेस्ट में आप एंट्री ले लीजिए और वहाँ पे किसी भी एनिमल को देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए। नहीं, ये बहुत स्पेसिफिकली डन है। कैसे स्पेसिफिकली डन है बच्चों? हमने इन बायोस्फीयर रिजर्व्स में कुछ जोन्स डिफाइन किए हैं, 3 जोन्स डिफाइन किए हैं। वन वुड बी सेंट्रल मोस्ट जोन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वल्नरेबल जोन इज कोर जोन, right? Then we have buffer zone as the second zone and lastly we have manipulating और transition zone जो सबसे आखिरी में होगा। तो देखिए पिक्चर हम देख लेते हैं इसका कैसे होता है। देखिए ये एक कोर जोन, बफर और ट्रांजिशन जोन का आपको पूरा पिक्चर गिवन है। कोर जोन मतलब ये जो सेंटर वाला जोन है जहाँ पर कोई भी एक्टिविटी, आप किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते, राइट मतलब इस हिस्से को आप देख नहीं पाएंगे। ओके हालांकि जो रिसर्चर्स हैं या जो एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने वाले लोग हैं उन्हें इस जोन में जाने की परमिशन है, लेकिन आपको और मुझे परमिशन नहीं है। रीज़न, हम कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम किसी एजुकेशनल पर्पस या रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, जस्ट फॉर गेनिंग नॉलेज वी वांट टू टेक द एंट्री, बट ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर लाइक आपने बस जस्ट एक एंट्री की तो उससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पता है क्या होगा? इन एनिमल्स को डिस्टर्बेंसेस होंगे और इन एनिमल्स के डिस्टर्बेंसेस आपको अफेक्ट कर जाएंगे इनडायरेक्टली, ऑब्वियसली नॉट डायरेक्टली, लेकिन इकोसिस्टम को अफेक्ट कर जाएंगे, ऐसा मुझे बोलना चाहिए। तो अगर एनिमल्स डिस्टर्ब हुए तो बट ऑब्वियसली बात है कि उनकी ग्रोथ और उनकी मेटिंग प्रोसेस दोनों अफेक्ट होंगी, और ये दोनों प्रोसेस अफेक्ट हों तो नेक्स्ट जनरेशन डेफिनेटली अफेक्ट होगी। तो इसीलिए कोर जोन मेरे पास एक ऐसा एरिया है वेयर नो एक्टिविटीज़ आर परमिटेड, ठीक है, नो ह्यूमन इंटरफेरेंसेस अलाउड, no human interference is allowed। जबकि जो मेरा बफर जोन है, इस बफर जोन में लिमिटेड एक्टिविटीज़ अलाउड है। जैसे आप जब जाते हैं किसी नेशनल पार्क में तो आपको सफारीज़ मिल जाती हैं। इन सफारीज़ की मदद से आप फॉरेस्ट के कुछ एरियाज़ को एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो ये जो सफारीज़ हैं ये आपको हेल्प करती हैं उन एनिमल्स को समझने में, देखने में। आप विज़िट करते हैं, देखते हैं एंड यू एन्जॉय दैट टाइम कि आपने एलिफेंट देखा, आपने टाइगर देखा। ऑफकोर्स टाइगर को देखने का क्रेज़ अलग है। तो ये सब कुछ सिर्फ आप बफर जोन तक ही कर सकते हैं। कोर जोन में हमारी एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। कोर जोन इज़ एंटायरली सेफ फॉर एनिमल्स। वो सिर्फ एनिमल्स यूज़ करेंगे, हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। द अनदर एंड द लास्ट जोन इज़ मैनिपुलेशन और ट्रांजिशन जोन, जहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़, थोड़ी सी लिमिटेड से ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ परमिटेड हैं, पर ये वही एक्टिविटीज़ होंगी जिन एक्टिविटीज़ से हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को हार्म ना पहुँचे। आप ऐसा ना समझें कि इस जोन में एक्टिविटीज़ परमिटेड है, इसका मतलब मैं जाऊंगी और ट्रीज़ को कट करके आ जाऊंगी। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें उन ट्रीज़ को वहीं पे उसी तरीके से रखे रहने देना है। वी कैन नॉट फेल देम डाउन। तो इसीलिए हमें इन ट्रीज़ को उनके नेचुरल फॉर्म में रखे रहने के लिए कुछ ही एक्टिविटीज़ परमिटेड हैं कि आप जाएंगे, वहाँ की जो टिम्बर है, जो नीचे की लकड़ियाँ, फल हैं, फ्लावर्स हैं, हर्ब्स हैं, इनको आप पिक करके ला सकते हैं। यू कैन नॉट कट देम, यू कैन जस्ट पिक देम अप,
राइट इसके अलावा कुछ आउटर मोस्ट जोन जो होते हैं वहाँ पे तो घरों को भी, मतलब जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं वो वहीं रहना पसंद करते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे घर भी अलाउड हैं कि आप वहाँ रह सकते हैं, घर बना सकते हैं। ऑफ कोर्स नॉट परमानेंट कंस्ट्रक्शन, बट येस कहना चाहिए जो टेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शंस होते हैं दे आर अलाउड देयर। सो मैनिपुलेटिंग जोन और ट्रांजिशन जोन में एक्टिविटीज़ आर परमिटेड। अब ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया के हैं जो कि आपको मैप के थ्रू दिखाए जा रहे हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स, अंडमान निकोबार, एंड यू कैन ईजिली ऑब्जर्व कि यहाँ पे, और ईस्टर्न वेस्टर्न हिमालयन रेंज, वेस्टर्न घाट एंड अंडमान निकोबार, ये 4 रीजन्स देख लीजिए। ये 4 रीजन्स हमारे यहाँ के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरियाज हैं। वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट यहाँ पे स्पीशीज़ की रिचनेस है। स्पीशीज़ रिचनेस हम पहले भी बात कर चुके हैं बेटा, वेर इन यू विल हैव वैरायटी ऑफ जीन्स ऑफ वेरियस स्पीशीज़, है ना। यू विल हैव जीन्स इन द फॉर्म ऑफ स्पीशीज़, रादर आई शुड से, कि आपके पास बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, इन द सेंस आपके पास क्या है, उनके जीन्स हैं। ओके तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया के। वर्ल्ड में टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 34 हैं, राइट, रिमेंबर द नंबर। वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयन, ये पूरा इंडिया का एक्सेप्शनली हाई डाइवर्सिटी रिच रीजन है। Let us talk about a question which is related to this. Which one of the following is not a method of in situ conservation of biodiversity? Of course, we talked about biosphere reserve. ये है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये हैं सेक्रेड ग्रोव्स। इनमें से किसी भी जगह पे हमने एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से डिस्टर्ब नहीं किया है। वो जिस जगह पे जैसे रह रहे थे वो वैसे ही रह रहे हैं, सिर्फ हमने हमारी एंट्री वहाँ पे बंद कर दी है। सो द आंसर ओवर हियर इज बोटानिकल गार्डन। थर्ड इज द ऑप्शन, थर्ड इज द राइट आंसर, राइट। लेट अस टॉक अबाउट एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को उनकी नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर हमने आउटसाइड हैबिटेट्स को दिया हुआ है उन्हें कंजर्व करने के लिए। सो इट कुड बी जू, एक्वेरियम्स जहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स को हम कंजर्व कर सकते हैं, फिशेस वगैरह को, एक्वेटिक प्लांट्स को इवन, बोटानिकल गार्डन एंड जीन बैंक्स। वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट जीन बैंक्स, जहाँ पे आइदर आप क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड के थ्रू सीड्स को स्टोर कर लीजिए या जस्ट आप कोल्ड स्टोरेज में सीड्स को स्टोर कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। इंडियन बोटानिकल गार्डन वेस्ट बंगाल में है। बटरफ्लाई गार्डन भी है हमारे पास, जहाँ पे वैरायटी ऑफ बटरफ्लाइज वी हैव। एक ही पर्टिकुलर जगह पे यू कैन सी सो मेनी बटरफ्लाइज, हैदराबाद में भी है। कमिंग टू द क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स सीटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट बोटानिकल गार्डन, सेक्रेड ग्रोव्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। ये वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स थोड़े बहुत आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड भी होते हैं, जहाँ पे हमने कुछ प्लांटेशन किया हुआ होता है ना, एंड सीड बैंक्स। सो वी लेफ्ट विथ ओनली वन डायरेक्ट ऑप्शन एंड दैट इज सेक्रेड ग्रोव्स, जहाँ पे नेचुरली ही हम इन प्लांट्स को कंजर्व करते हैं। सो द आंसर इज 2, राइट। लेट अस टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन, गो थ्रू द क्वेश्चन। Which of the following regions of the globe exhibits highest species diversity? कहाँ पर आपके पास डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे मैक्सिमम होगी? तो आई गेस इट इज़ वेरी क्लियरली सीन हियर, वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। हिमालय भी है, लेकिन हिमालय में स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन नहीं किया। अच्छा, दे टॉक्ड अबाउट ग्लोब, दे टॉक्ड अबाउट एंटायर ग्लोब, या सो इट वुड बी अमेजोन फॉरेस्ट। ऑफ कोर्स इंडिया की बात करते तो हम वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स, हिमालयन रेंजेस के, अंडमान निकोबार आइलैंड को मार्क कर सकते थे, बट देन सिंस दे आर टॉकिंग अबाउट ग्लोब, सो इट वुड बी अमेजोन फॉरेस्ट, राइट। सो द आंसर इज 4। आ जाइए ज़रा हिस्टोरिक कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम इन ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से कंजर्व करें, प्रिजर्व करें, उसके लिए कई समिट्स हुए, कई सारी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई, जहाँ पे हमने कुछ डिसीजंस लिए, जैसे अर्थ समिट जो कि रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुई थी, जहाँ पे काफ़ी सारे एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस किया गया एंड वी फॉर्मुलेटेड वेरियस लॉज, रूल्स, प्लस कुछ पॉलिसीज साइन हुई जिनके थ्रू सारे वर्ल्ड, मतलब सारे नेशंस को काम करना होगा। तो कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का करना, कैसे करना, और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन पे चर्चा हुई इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में।
सो दिस वॉज वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 2002 में हेल्ड हुई थी, और जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 2002 में हेल्ड हुई थी। ये ईयर, प्लेस एंड वर्ल्ड समिट, ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। 190 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने प्लेज लिया था कि 2010 तक वो काफ़ी सारी स्पीशीज़ को रिकवर कर चुके होंगे और एक्सटिंक्शन रेट पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं जाएगा, प्लस इंडेंजर्ड की भी कैटेगरी में ऑर्गेनिजम्स विल नॉट बी देयर। सो लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट है कि कौन कौन से इश्यूज यहाँ पे डिस्कस हुए थे। तो द अर्थ समिट जो कि रियो डी जेनेरियो में हेल्ड हुई थी, वहाँ पे कौन कौन से हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे। सो द आंसर इज 2, राइट। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल वी जस्ट डिस्कस। यहाँ पे पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, तो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस वगैरह ये सब कुछ चीज़ें हम डायरेक्टली छोड़ सकते हैं। सो डायरेक्ट द आंसर इज दिस ओनली। सो दिस इज द हिस्टोरिक कंजर्वेशन ऑफ आई मीन द समरी ऑफ हिस्टोरिक कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़, कि किसी भी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है तो उसके लिए हमें पहले उसके पैटर्न्स, लैटिट्यूड, ग्रेडियंट और स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप को जानना पड़ेगा। इसके अलावा फिर उसके इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, ये सब पता करने होंगे। कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ में हमें ये सारी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करनी होंगी। कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, वर्ल्ड समिट, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हमें हेल्ड करनी होंगी। एंड दीज वर द लॉस रीजंस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस कैसे कैसे हो सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।